दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच में मतलब जो संघर्ष है लगातार तेज होता जा रहा है। एक बयान दिया था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अखिलेश यादव के बारे में, उनको टोटी चोर बोल दिया था। और उस बयान के 3 दिन बाद ही दैनिक भास्कर का एक स्टिंग आता है जिसमें एक कंपनी का बंदा ऑन कैमरा कबूल करता है कि उसको 55 लाख रुपए इसलिए हर महीने दिए जाते थे कि वो सोशल मीडिया में अखिलेश यादव को टोटी चोर साबित करे और प्रोपोगंडा चलाए। अब इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे थी। और फिर भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि एक इवेंट मैनेजमेंट टीम की तरह काम करती है। फिर दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव का एक इंटरव्यू होता है जिसमें रेखा गुप्ता जी अपने उस बयान के लिए अखिलेश यादव का नाम नहीं लेती हैं। कहती हैं मेरे कुछ शब्दों से अगर किसी बड़े नेता को कुछ खेद पहुंचा तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। खैर अखिलेश यादव तो बड़े दिल के नेता हैं, उन्होंने उनको माफ कर दिया, कहा कि ठीक है, जो क्षमा मांगता है तो क्षमा कर देना चाहिए। अब हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी, ये दो चीजें हुई। एक तो स्टिंग में साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सोशल मीडिया एजेंसीज को 55 लाख रुपया दिया करते थे हर महीने। पता नहीं कितनी एजेंसियों को दिया जाता था आपके नेता को की छवि बिगाड़ने के लिए। और उसके बाद रेखा गुप्ता जी ने इस बयान पे माफी मांग लिया, तो इसमें पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, कोई एक एजेंसी नहीं है, कोई एक न्यूज चैनल नहीं है जो हमारे नेता की छवि को खराब करने का काम कर रहा हो। और यह देश के और भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे और भी तमाम सारे नेता हों, सबकी पूरी तरीके से छवि खराब करने का षड्यंत्र देश में रचा जा रहा है। और ये वही वाला पैटर्न है जो गांव में, अगर आप गांव से ताल्लुक रखते हैं हम्म। तो आदमी अगर बुरा इंसान है तो वो दूसरे की बुराई को जनता के सामने प्रस्तुत करता है और ये कहता हम्म। है कि ये आदमी बहुत बुरा है, यह मुझसे हम्म। ज्यादा बुरा है। यानी कि ये हम्म। सरकार अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए दूसरे हम्म। को इमेज को डैमेज करके हम्म। लगातार है कि हाँ नहीं, ये सब लोग बहुत बेकार हैं, गंदे हैं, इनकी ये सोच है, ये इस प्रवृत्ति के हैं, इनकी ये बातें हैं। तो वो सारी चीजें सरकार करा रही है। खैर, इस बात की तो बिल्कुल पुष्टि हो जाती है कि ये सरकार एक खोखले ऐसे तख्तोताज पे बैठी है जहां झूठ, फरेब, मक्कारी और दूसरों की इमेज को बर्बाद करके अपनी इमेज को बिल्डअप करने वाले ही तख्त पे बैठी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि जिस विचारधारा के नेता हैं उनको इस तरह से अपमानित करके दूसरे को बुरा साबित करके अपने आप को अच्छा दिखाने वाले दलों को जनता जरूर सबक सिखाएगी और ये बात एहसास कराएगी कि आपने झूठ से परोस कर आपने लोगों की इमेज को खराब किया, हम सही में आपकी इमेज को खराब करेंगे। वैसे उनकी इमेज सही में खराब ही है, इसमें दो राय नहीं। और रही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उन्होंने जो बात और जो माफी वाली बात कही, नाम लेके कहा था। हमारे नेता का दिल बड़ा है, आलोक जी, आप भी जानते हैं। वो माफ कर देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो माफ नहीं करेंगे। उन्होंने नाम लेके स्पेशल पूछा गया था कि अखिलेश यादव, क्या तो मानक? उन्होंने, हम्म। वो मानक ने पूछा था, उन्होंने उसको शब्द में व्याख्यानित किया था। तो उनको भी मुझे लगता है कि नाम लेके ही माफी मांगनी चाहिए कि मैं खेद प्रकट करती हूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने उनके लिए इस तरह की बातें की। और चूंकि मैं अभी अनभिज्ञ हूँ, मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कृपा पात्र मुख्यमंत्री हूँ, इस वजह से मुझे अभी शब्दों का चयन करना आता नहीं है। और जिस संगठन से और जिस मात्र संगठन से मैं आती हूँ, वहां इस तरह का कल्चर व्याप्त है कि वहां महिलाओं को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इस तरह का कोई बेहतर सा उनको पत्र लिखना चाहिए जिससे कि कम से कम देश की जनता में ये मैसेज जाए कि हाँ, जहां से उनको संस्कार ऐसे मिले हैं, उस तरह की ही भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे। जी। तो आप चाहते हैं कि रेखा गुप्ता जी लिखित में माफी मांगे? लिखित में नहीं तो कम से कम जिस भाषा का मैंने प्रयोग किया उस भाषा के तहत तो बताएं, क्योंकि उनका मैंने इंटरव्यू सुना।
उन्होंने हम्म, बड़ी साफगोई से इस बात को कहा कि मैं दिल्ली की बेटी हूँ, मैं दिल्ली के बारे में जानती हूँ, मुझे देश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और मैं दिल्ली के लिए गली गली जानती हूँ दिल्ली की, तो मेरे मुख से मुझे भी बहुत सारे शब्दों का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी बातें कही। तो मोदी जी के लिए नहीं कह देती हैं? अमित शाह के लिए नहीं निकल गया उनके मुंह से तड़ी पार? निकल जाना चाहिए था ना। भाई पूरा देश जानता है अमित शाह या तो गृह मंत्री या तो तड़ीपार, दो ही सब निकलते हैं उनके लिए, कोई तीसरा थोड़ी नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अपने के लिए सारे शब्दों का ज्ञान है, अपने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों का अपमान, ये इतना भोलापन लाते कहां से हैं वाजपेयी? इतने भोले होते नहीं है जितने भोलेपन से बात करते हैं। खैर, माने हानि की बहुत सारी नोटिसेस जा चुकी हैं। अब क्या होता है आने वाले समय, वो तो समय बताएगा। मतलब कार्यकर्ताओं ने माफ नहीं किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने माफ कर दिया, लेकिन आप लोगों ने अभी तक माफी नहीं दी है। नहीं, देखिए, राष्ट्रपति जी का बड़ा दिल है, उन्होंने माफ कर दिया। कार्यकर्ता उनके अंदर एक आक्रोश है, और कोई भी हो, कम से कम एक पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति से और संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति से नहीं उम्मीद करता। मैं आज इस तरह से बहुत सारी बातें कह देता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं संविधान की शपथ लूंगा, हो सकता है आलोक जी मैं अपनी एक मर्यादा में बन जाऊं। बहुत सारी चीजें मैं सरकार से पूछ लेता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेता हूँ। मैं आज फ्री हूँ। आज मेरे ऊपर कोई संवैधानिक ऐसा पद नहीं है जिसकी गरिमा को मुझे ध्यान में रखना है। हाँ, पार्टी के संगठन के पद पे हूं, तो निश्चित तौर पे उस गरिमा को हमेशा याद रखता हूँ कि मुझे किसी को किस तरीके से बात करनी। और मैं ये भी जानता हूँ भली बात तरीके से कि कोई अगर आपको अग्रेसिव करे, कोई आपके नेता की अपमान करे, तो आपको तत्काल उसको जवाब दे देना चाहिए। यही वाला सबसे अच्छा फैसला। बचपन में तिरंगा पिक्चर देखी थी, और वही पिक्चर का असर हमेशा रहता है हमारे ऊपर। जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझा देना चाहिए इंसान को। और अगर नहीं समझाया तो वो मेरे ख्याल से सामने वाला बुरा मान जाएगा कि देखो मैंने तो इसको कह दिया इतना कुछ, और इसने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। तो हम थोड़ा सा दूसरे मिजाज के हैं। लेकिन कार्यकर्ता निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को समझेंगे। लेकिन जो नोटिसेस इशू हुए हैं, वो हम्म। नोटिसेस का जवाब रेखा गुप्ता जी को देना पड़ेगा, जो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अभी। मनोज जी, आप इतना खुल के बोल रहे हैं, अभी आपके एक नेता थे, बहुत बोला करते थे, बनारस वाले मिश्रा जी, उनको तो उठा के सरकार ने जेल में भेज दिया। आपको डर नहीं लग रहा है क्या कि अगला नंबर आपका हो सकता है? देखिए, हैं? मिश्रा जी के वंशज जेल नहीं गए होंगे। हम्म। हमारे जो आराध्य हैं उनका जन्म ही जेल में हुआ। समाजवादी पार्टी के लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। और जेल तुम किस लिए भेज दोगे? आपसे हम सवाल पूछते हैं इसलिए जेल भेज दोगे? तो मिश्रा तो जी फिर को क्यों तो पूछा याद भेजा गया? रखना। हाँ, मिश्रा जी को तो भेज दिया गया ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि सवाल पूछा इसलिए जेल भेज दिया आपके। देखिए, मिश्रा जी को भेजा है, हो सकता है कल मनोज यादव को भेजा जाए, परसों आलोक पाठक को भेजा जाए, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा जाएगा। इस बात से डरना नहीं है आलोक जी, कि जेल हम्म। भेज देंगे तो हम सरकार से सवाल ना आपने पूछेंगे। एक बड़ी मनोज बात कह यादव दी को कि जेल आपके, भेज, आप किसकी बात कर रहे हैं कि आपके आराध्य जेल में पैदा हुए हैं? भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जेल जाने से डरते नहीं है समाजवादी इसलिए? किस बात के लिए डर? कौन सा किसी की हत्या की है जो जेल जाने से डर है? सरकार से सवाल ही तो पूछा है। इस देश की न्यायपालिका में बैठा कोई न्यायाधीश मेरे ख्याल से सुनेगा, समझेगा। अगर हमने सरकार से कोई हॉट सवाल पूछ लिया, कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो संविधान के दायरे में रह के पूछा जा सकता है, तो फिर इसमें क्या बुराई? और एक बात बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या मेरा दोष है? इतना ही तो दोष होगा ना मेरा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ करते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हम कर देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अगर राइट है तो राइट मुझे भी है। ये थोड़ी नहीं कि उनको संविधान ने ज्यादा अधिकार दे रखे हैं। वो सरकार चलाएं, लोकहित के काम करें। उनको लगता है वो अपराधियों को मार रहे हैं तो मारें, इनकाउंटर करें, लगड़ा ऑपरेशन चलाएं, लूला ऑपरेशन चलाएं, जो मर्जी हो चलाएं। लेकिन जितना अधिकार उनको बोलने का, उतना मुझे भी है। तो मैं सवाल पूछूंगा, और मैं जिम्मेदार पद पे पार्टी के हूं, तो निश्चित तौर पे मुझे इस बात का कतई खौफ नहीं रहता। और ये तो भाजपा वाले सोचे ही ना कि कोई डर जाएगा। मुझे जेल भेजोगे, चार मनोज यादव और सवाल पूछने लगेंगे, चार को भेजोगे 16 पूछने लगेंगे, 16 को पूछोगे 32 पूछने लगेंगे। सवाल पूछने में कोई पीछे नहीं रहेगा, इस बात का पाठक जी बिल्कुल स्पष्ट याद रखना। क्योंकि हम उस इमरजेंसी से नहीं डरे थे। मैं जिस व्यक्ति का बेटा हूं, उनको लोकतंत्र सेनानी की पदवी मिली।
वो अच्छा, इमरजेंसी में जेल गए थे। आपके पिताजी? हाँ, वो इमरजेंसी में जेल गए थे, मीसा के तहत उनको जेल हुई थी। तो हम हम्म। डरते वरते नहीं है किसी से कि हम डर जाएं। जब हमारे पूर्वजों ने जेल जाने में कभी पीछे नहीं अपना कदम रखा लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो हम तो उसका एक निमित्त मात्र है। हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखा के जाएंगे कि अगर देश में कहीं कुछ बर्बादी हो रही हो, देश में हम्म। अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो कभी जेल जाने से पीछे मत रहना। उस अत्याचार की लड़ाई संविधान के दायरे में रह कर लड़ना। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूँ, ये बात क्लिप काट के लगा देना रील में चाहे जहां, अगर मुझे हम्म। जेल भेजा तो योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा सजा भोगनी पड़ेगी। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूँ बहुत साफ गोई से कहता हूँ। मैं कोई लाग लपेट लगा के या किस तरह से नहीं कहता हूँ। मेरा दिल उतना ही साफ है जितना साफ हृदय आपको किसी बहुत सिद्ध पुरुष का मिलेगा। तो मैं तो जो बात कहता हूँ ईमानदारी से सच्चाई से कहता हूँ। आप मेरे नेता का अपमान करोगे, मैं भी आपसे उसी तरह उसी भाषा में बात करूंगा। मैं किसी का अपमान करना भी नहीं चाहता। मैं सवाल के बदले में जवाब दूंगा, और अगर कोई गंदा सवाल पूछोगे तो उसी तरह का जवाब भी पा जाओगे। बस इतनी सी बात है। और मैं तो जानता हूं कि ऊपर वाले ने ही मुझे ये इस लायक बनाया है कि भाजपा से ऐसे ही बात करना। और अगर ऐसे बात नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं। और मैं मांडोली करने वाला व्यक्ति हूं भी नहीं, और मैं डरता भी नहीं इस बात को लेके। मनोज जी, एक तस्वीर आई है पुरी से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सपरिवार भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया है, और दूसरी तरफ आपके एक विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, वो मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। ये विरोधाभास कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं मैं कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते। दो बातें हैं, दो बयान आए हैं। एक बयान इंद्रजीत सरोज जी का आया कि वो मंदिरों में शक्ति नहीं समझती। मुझे लगता है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, और हम्म। उनका ये दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। पार्टी की एक लाइन है, पार्टी की लाइन के हिसाब से जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको परिभाषित करना चाहता हूँ। जिस समाज से आते हैं उसको एससी समाज कहते हैं पाठक जी। हो सकता है हम्म। आपके भी दिल में चोट लग जाए मेरी बात से, लेकिन मैं हम्म। चूंकि स्पष्टवादी हूं तो स्पष्टता से ही जवाब देना पसंद करता हूँ। हम्म। उनके पूर्वजों को हजारों साल तक इस देश के मनु व्यवस्था ने, जो हम्म। मनुस्मृति की व्यवस्था है, उस हम्म। व्यवस्था ने उनको मंदिर नहीं जाने दिए। अच्छा, अच्छा। जब किसी व्यक्ति को आप मंदिर नहीं जाने दोगे हजारों साल तक, तो उसको क्या इल्म, क्या ज्ञान कि मंदिर में ताकत है कि नहीं है। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जिन लोगों ने इस देश में ये व्यवस्था बनाई कि दलित जाति का व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं घुसेगा। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, और मैं इसीलिए जाना चाहता हूं कि मैं बात और जवाब ईमानदारी से देता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी और व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता कि मंदिरों में ताकत नहीं है। देखिए, ऊर्जा उसी जगह आ जाती है जहां पे 50, 100, 200, 1000, 500, लाखों लोगों की आस्था हो जाती है। वही जगह ऊर्जामान होती, क्योंकि ऊर्जा दिखती नहीं है, शक्ति दिखती नहीं है, उसका जब इस्तेमाल होता है तब वो दिखती। तो नहीं, नहीं, मैं आपके ऐसी राष्ट्रीय बात नहीं मानता। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि धार्मिक विषयों पे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद भी आपके विधायकों का बयान आ रहा है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक तो जगन्नाथपुरी में आज जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए हैं, और सबसे बड़ा शंकर भगवान का मंदिर बना रहे हैं, कैलाश्वर महादेव का, सोमेश्वर महादेव का इटावा में। तो क्या मतलब कहीं अनुशासन की कमी है कि पार्टी अध्यक्ष जो बोल रहे हैं उसकी बात को विधायक लोग नहीं समझ रहे हैं, नेता लोग नहीं समझ रहे हैं? नहीं, उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलने के बाद से कोई ऐसा बयान नहीं आया है पार्टी के किसी भी व्यक्ति का। मैंने इस बात को एक लाइन में कह के इसलिए नहीं समझाया कि उनका भी मर्म कोई समझेगा नहीं समझेगा। नहीं, वो मर्म आप बात इंद्रजीत सही कही है, सरोज, लेकिन मैं कह रहा हूं इंद्रजीत सरोज जी का मर्म कोई समझेगा नहीं समझेगा। उनका भी तो मर्म समझना चाहिए ना, इस देश के तथाकथित लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो क्लियर कर दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं, क्लियर कर दिया, मैं भी क्लियर किए दे रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में हजारों साल तक दलितों को क्यों नहीं मंदिर में प्रवेश मिला। ये बात तो आप भली बात ही जानते हैं ना। नहीं, ये मैं ऐसा तो है मानता नहीं कि हूं, मैं आप इस मान बात से, नहीं, नहीं, मैंने आप अपनी इस आंख से बात से छुआ। अनभिज्ञ नहीं। हाँ, मां। अच्छा, एक बात नहीं, सब। बताइए, हाँ। जिस व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने की अनुभूति ही नहीं मिली, जिनके पूर्वजों को नहीं मिली, वो व्यक्ति मंदिर की ताकत को कैसे बता पाए।
ये बात नहीं, आपने बहुत मनु के मानने वालों से पूछनी चाहिए आप, और पूछिएगा। मेरा ये मानना है। और समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम बीजेपी की तरह सिर्फ एक धर्म का सम्मान नहीं करते हैं जी। एक अंतिम सवाल। अखिलेश यादव जी ने परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोला था कि जिसको डर लगता है उसको एनएसजी की सुरक्षा चाहिए होती, मुझे एनएसजी की सुरक्षा नहीं चाहिए, नाम है। और उन्होंने कहा था और सरकार की जितनी भी सुरक्षा गार्ड सरकार वापस ले ले। एक तरफ तो अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैं वहां था। दूसरी तरफ एक आपके प्रवक्ता बोले जाते हैं फखरुल हसन चांद, उनका एक कल से सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी वायरल है कि वो अखिलेश यादव जी को एनएसजी की सुरक्षा दी जाए। ये क्या विरोधाभास है भाई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको कोई डर नहीं है, जो लोग मौत से डरते हैं वो एनएसजी की सिक्योरिटी मांगते हैं। और आपके एक प्रवक्ता बकायदे चिट्ठी लिख देते हैं और वो चिट्ठी पे सब लोग सोशल मीडिया पे वो तमाम चैनल इस पे खबर चलाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसी किसी चिट्ठी की आवश्यकता है। आपको याद होगा जब अतीक अहमद जी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, हत्या की गई हम्म। थी उनकी, तब हम्म। मैं वो व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था समाजवादी पार्टी का जिसने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की एनएसजी की सुरक्षा को हम्म। वापस दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का है कि पुलिस हम्म। कस्टडी में भी लोगों को गोली मार दी जा रही है। तो वो हम्म। पत्र मैंने बहुत महीने पहले लिखा था, जब अतीक अहमद जी की हत्या की गई थी, उसी के अगले दिन मैंने ये पत्र लिख दिया था। लेकिन आज तक गृह मंत्रालय से और प्रधानमंत्री के कार्यालय से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फखरुल हसन चांद जी की अपने नेता को लेकर जिस तरीके से उनके मन में एक डर है उनकी सुरक्षा की भावना को, उसकी कद्र सभी समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि मुझे ऐसी किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो अब उसके नहीं नहीं बाद में नहीं नहीं, उस पे कुछ भाजपा के लोग उस पे मजाक उड़ा रहे थे। पता नहीं वो लोग 2007 का वीडियो भूल जाते हैं कि किसको डर लगता है, लोकसभा में कौन क्या बोल रहा था। ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ। नहीं, देखिए 2007 वो में निश्चित तौर पे देखिए, भाजपा के लोग दूसरों का अपमान करना, उपहास उड़ाना, और अपनी बातें लोगों भूल को जाते हैं। बदनाम करना, नहीं बदनाम करना ये बीजेपी का कल्चर है, संस्कार है इनके। मैं इनके संस्कारों से बड़ा दूर हूं। अगर आपका कोई जानने वाला हो तो देखिएगा कैसे इनको कल्चर्ड बनाया जाता है, इसी तरह अनकल्चर्ड बनाया जाता है क्या? मैं नहीं मानता कि एक माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह नफरत की भाषा, किसी को उपहास करने की भाषा सिखाते होंगे। लेकिन अगर इनके घरों से इनको इस तरह की कोई भी भाषा मिली है, कोई भी ऐसे संस्कार मिले हैं, तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। अगर इस देश के बहुतायत नागरिकों को, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके घरों में अगर ऐसी तमाम सारी चीजें मिल गई तो फिर क्या होगा? बीजेपी के लोग क्या करेंगे? बीजेपी की विचारधारा के लोगों को कैसे सर्वाइवल हो पाएगा? आप समझ सकते हैं ना। इसलिए मैं, मेरे घर से मुझे शिक्षा मिली है कि किसी के साथ किसी का उपहास नहीं उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना। ये सारी चीजें हम लोगों के घर से संस्कार मिला है। बीजेपी के लोगों को उनके माँ बाप ने, मुझे लगता है, ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही है, लेकिन अब चूंकि हम्म। शर्माऊंगा नहीं, चूंकि कोई माँ बाप का भी प्रतिक्रिया नहीं आती है कि बीजेपी में मेरा प्रवक्ता नेता इस तरह का है, उसको ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मुझे हम्म। लगता है उनके माँ बाप से ही, उनके परिवार से ही उनको ऐसी शिक्षा दीक्षा मिली है, इस वजह से वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आलोक जी, अभी एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अब जो लाडली बहना योजना थी उसमें 8 लाख लोगों को सिर्फ 500 रुपए महीने मिलेगी। पहले वो 1200 या 1500 मिला करता था। तो मतलब नहीं भारतीय ठीक है, जनता पार्टी ने नहीं ठीक किया आलोक जी, जो किया वो बहुत अच्छा किया बीजेपी ने। ऐसे ही करना चाहिए, जिससे बिहार की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को और तमाम सारे राज्यों की जनता को अलर्ट होने की जरूरत है कि बीजेपी की कोई भी योजना, दिल्ली में तो शुरू ही नहीं हुई अभी लाडली नहीं, बहना दिल्ली में योजना। महाराष्ट्र में 1500 से घटा के 500 कर दिया है कांग्रेस की अध्यक्ष ने। वो आप ये जान कांग्रेस की लीजिए, सपोर्ट। देखिए आलोक जी, इस देश का कबाड़ा बना चुकी है बीजेपी। आप, हम हम्म। कितना भी खुश हो लें, और वो आपकी स्थिति आपको मालूम होगी। 1 लाख रुपए की तनख्वाह से बैठ के आप कहाँ आ गए? तो देश में पैसा होता तो आलोक पाठक जैसे अनुभव वाले व्यक्ति को घर में थोड़ी नहीं बैठना पड़ता। ये बात मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैंने आपका उदाहरण इसलिए दिया कि ये जनता सुने समझे कि जो हम्म। व्यक्ति
अनुभव है जिसके पास, जिसके अनुभव की कद्र होनी चाहिए, जिसके अनुभव पे तमाम तरीके से उसकी मेहनत का उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का उसको प्रतिफल मिलना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही देश में। तो जिसको लालच में जाना है वो जाए, बाकी तो बीजेपी भंवर में ही डुबाएगी। इस चक्कर में मत रहना कि भवसागर को पार कराएगी। ये भवसागर अपना पार कराते हैं। इनके नेता लोग अय्यासी की जिंदगी जीते हैं। अय्यासी शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझ के कर रहा हूं, जिससे कि बीजेपी के लोगों को और जनता को समझ में आए, बीजेपी के लोगों की जिंदगी अय्यासी वाली हो जाए, इसीलिए इस और तरह की चीजें हैं। जनता को पहले 1200 दे 1500 दे रहे थे, चुनाव जीतने के बाद 500 पे आ गए। थोड़े दिन बाद सांसें भी कम हो जाएंगी, परेशान मत होइए। जो सांसें दिन भर अभी में लेते हैं लोग ना। अभी एक रिएक्शन चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व माफ कीजिए, गलती से पूर्व निकल गया, हो सकता कब क्या भगवान किसके मुंह से क्या बुलवा दे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ईडी के बंद करने वाले बयान पर पलटवार किया है। लोकतंत्र के बजाय आदतन लठैत शासन में भरोसा करते हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, इसलिए वे संवैधानिक संस्थाओं पर तालाबंदी की पुरजोर वकालत करते हैं। अब बताइए, वो तो आरोप लगा रहे मौर्य हैं कि अखिलेश यादव लठैत शासन में भरोसा करते हैं। मौर्य समाज के एक बच्चे ने सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर तलवार से केक काट दिया और उसको पुलिस उठा ले गई, क्या जेल बात कर में रहे बंद हैं? कर दिया। आप सुनिए तो, यही जौनपुर का मामला है, इनके बगल में ही है जौनपुर। उसको पुलिस उठा ले गई। और यही पूर्व, कह दिया आपने, सही कहा। मौजूदा जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके मुंह से एक शब्द ना निकला। बड़े लोगों के प्रयास के बाद उस व्यक्ति को छोड़ा गया, जब लोग एकत्रित होना शुरू हो गए और नंगी तलवारें लहराई गई आगरा में, और सही कह किस रहे हैं। तरीके से अराजकता दिखाई गई तलवार को लेके। क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं कोई केस भी ना दर्ज हो पाया सही से, कि एक केस दर्ज हो गया हो। तो मैं इतना जानता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत ही की सोच बड़ी छोटी है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि उनका बंगला अच्छा बन गया हो, उनके अकाउंट में पैसे आ गए हो, उस बैंक में रुपए कुछ जमा हो गए हो, क्योंकि बीजेपी उसके बाद उनको पूरब की तरफ मुंह करके खाई में ढकेलेगी। जी। चलिए भाई साहब, मतलब बहुत आपने बहुत अच्छा और बहुत खुल के कई मुद्दों पे बोला, और जो सबसे बड़ी बात बोली है कि जिनके आराध्य जेल में पैदा हुए हैं वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। बहुत बड़ा संदेश दिया है। चलिए मनोज जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।